नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि अब जो कुछ सामने आया है उसके बाद तो सीएम ममता बनर्जी को इस पर जवाब देना ही चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी सब कुछ चंगासी और दूसरे पर आरोप लगाकर साइड हो जाती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जिस वक्त लोकसभा चुनाव हुए उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई थी और अब जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं वो कई तरह के सवालिया निशान लगा रही हैं और कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है हिंसा? क्या ममता बनर्जी जानबूझकर कर रही हैं इग्नोर? हिंसा पर राज्यपाल बोस ने क्या कहा? हिंसा पर बीजेपी ने क्यों बनाई कमेटी? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है इसका जवाब तो ममता बनर्जी ही दे सकती हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पूरी तरह से भड़क गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो हिंसा से पीड़ित लोगों को राजभवन में प्रवेश नहीं करने दे रही हैं। उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मौत का नाच हो रहा है और मुख्यमंत्री संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से 13 जून को बीजेपी और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और हिंसा से पीड़ित लोगों को राज्यपाल आवास के आसपास धारा 144 का हवाला देते हुए बोस से मिलने के लिए गवर्नर आवास में प्रवेश करने से रोक दिया गया। सीवी आनंद बोस ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये देखकर कि पीड़ितों को उनसे मिलने से रोका गया, जबकि उन्होंने मुलाकात के लिए यहां पर इजाजत भी ली थी। इसके बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खत लिखकर जवाब मांगा है कि लिखित अनुमति के बाद भी पुलिस से पीड़ितों के प्रतिनिधियों को आवास में एंट्री करने से क्यों रोका। वहीं पुलिस की तरफ से रोके जाने के बाद एक अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने पीड़ितों को दी राज्यपाल से मिलने की अनुमति। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित राज्यपाल के कार्यालय से अनुमति मिलने पर उनसे जाकर मिल सकते हैं। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल के महाअधिवक्ता से यह भी पूछा, क्या राज्यपाल घर में नजरबंद हैं? अगर ऐसा नहीं है तो अनुमति मिलने के बावजूद लोगों को उनसे मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस को खत लिखकर 19 जून को राजभवन के पास चुनाव के बाद हुई हिंसा के कथित पीड़ितों के साथ धरना देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया था, उसी का उदाहरण उन्होंने पुलिस को दिया और कहा, अगर क्षेत्रीय पार्टी को कार्यक्रम स्थल पर धरना देने की अनुमति दे सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को वही अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। इसके पहले राज्यपाल बोस ने बुर्रा बाजार में माहेश्वरी भवन का दौरा किया था, जहां उन्होंने हिंसा से कथित रूप से प्रभावित लगभग 150 लोगों से मुलाकात की थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं में तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है, जिसे टीएमसी पार्टी ने नकार दिया है। राज्यपाल ने आरोपों का जवाब मांगने के लिए भी राज्य सरकार को खत लिखा। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा के आरोप लगाए हैं, जिसे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने इनकार कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को बीजेपी सदस्य और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और चुनाव के बाद हिंसा के कथित पीड़ितों को सीआरपीसी की धारा 144 का हवाला देते हुए बोस से मिलने के लिए राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया, जो गवर्नर हाउस के बाहर लागू है। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल बोस ने संवैधानिक प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व पर शासन और कानून से संबंधित मामलों को हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य सरकार से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा और अपने कार्यालय के अधिकार को और कमजोर करने के किसी भी प्रयास को रोकने की चेतावनी भी दी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मद्देनजर एक कमेटी का गठन किया है। बीजेपी ने प्रेस रिलीज में कहा है कि पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का जायजा लेने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो शीघ्र ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और विषय घटनाओं की पूरी राष्ट्रीय जो रिपोर्ट है
वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा को सौंपेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 12 सीटें, टीएमसी ने 29 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। बीजेपी की कमेटी में विप्लव कुमार देव, सांसद रविशंकर प्रसाद, सांसद ब्रिजलाल और सांसद और कविता पाटीदार सांसद सदस्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए सीएपीएफ की तैनाती 21 जून तक बढ़ा दी है और मामले को जो आगे की जो समीक्षा है वो 18 जून तक सूचीबद्ध की है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं भी राजनीतिक हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है। पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जो चुनाव के बाद हिंसा की चपेट में है, जैसा कि हमने वहां 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद देखा था और एक बार फिर वही मंजर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कहा है कि हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं, जबकि उनकी पार्टी के अपराधी बेखौफ होकर विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमला कर रहे हैं और उन्हें डरा धमका रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नदिया जिले में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की जान ले ली गई और चुनाव के दौरान और बाद में कोलकाता और उसके आसपास के यादवपुर, बेलाघाट और बारानगर इलाकों में बीजेपी सहित विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर कथित हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आई तो गुंडों का उत्तर प्रदेश की तरह मुठभेड़ जैसा इलाज किया जाएगा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि मजूमदार जानते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आएगी और 2019 की तुलना में उसे लोकसभा की यहाँ पर जो कम सीटें मिली हैं, लेकिन वो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए लोकसभा इलेक्शन में टीएमसी की शानदार जीत हुई है। इसको लेकर पार्टी के नेताओं में काफी जोश है, लेकिन उनमें अब चिंता भी नजर आ रही है। टीएमसी के कई मुख्य हलकों में इस की वजह बताई जा रही है कि पार्टी के उम्मीदवार राज्य के इकाई मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं। स्थानीय निकायों में विपक्षी दलों को बढ़त मिली है। कोलकाता नगर निगम के अंदर आने वाले 144 वार्डों में टीएमसी के पास फिलहाल 138 पार्षद हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 3 और वाम कांग्रेस के पास 3 ही पार्षद हैं। टीएमसी ने कोलकाता की दोनों लोकसभा सीटें जीत ली है, लेकिन दोनों सीटों पर उसकी बढ़त 2019 लोकसभा चुनावों से थोड़ी कम रही। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी 48 केएमसी वार्डों में आगे थी, वहीं वाम कांग्रेस भी 3 वार्डों में आगे थी। टीएमसी को 93 वार्डों में फायदा हुआ। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हमारी पार्टी के कई दिग्गज नेता केएमसी पार्षदों के वार्डों में पीछे रह गए हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 85 में मेयर इन काउंसिल देवाशीष कुमार राज बिहारी विधानसभा क्षेत्र में विधायक है और दक्षिण कोलकाता के टीएमसी जिला अध्यक्ष भी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि हमारी पार्टी शशि पांजा की बेटी पूजा पांजा के वार्ड नंबर 8 में भी वो पीछे रह गई। ये राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री के काफी भरोसेमंद है। उन्होंने कहा कि विधायक परेश पाल की विधानसभा सीट के बेलाघाट के अंतर्गत वार्ड नंबर 31 में भी यही कहानी है। मेयर परिषद सदस्य असीम कुमार बसु के वार्ड नंबर 70 के साथ साथ वार्ड नंबर 72 में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, जहां पर मेयर इन काउंसिल संदीप बख्शी पार्षद है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों वार्ड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के अंदर आते हैं। यहाँ पर 5 वार्डों में पीछे रही है और 3 वार्ड में 3 में आगे रही है। टीएमसी के एक नेता ने आगे कहा है कि हमारे वरिष्ठ पार्षदों और नगर अध्यक्षों जैसे जूही बिस्वास, सुशांत घोष, सुदीप पोले, साधना बोस और सुष्मिता भट्टाचार्य के वार्ड में भी बीजेपी टीएमसी से आगे थी। टीएमसी पार्षद सुदर्शन मुखोपाध्याय के वार्ड नंबर 64 और विश्वरूप डे के वार्ड नंबर 48 में भी बीजेपी को बढ़त मिली। राज्य मंत्री शशि पांजा की विधानसभा सीट जोरान सांको में टीएमसी को 7,401 वोटों से वो पीछे रही, जबकि पार्टी ने कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट पर 92,560 वोटों से जीती हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी टीएमसी की बढ़त घटकर 8,297 वोट रह गई, जबकि 2021 के उपचुनाव में ममता को 58,835 वोट से जीत हासिल हुई थी। चुनाव आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद ये बात सामने आती है कि बीजेपी बोलपुर, गोबरडांगा, कृष्णानगर, बालूर घाट, रायगंज, बर्धमान, इंग्लिश बाजार और झाड़ग्राम जैसे कई इलाकों में बढ़त बनाए हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव इलेक्शन के बाद से ही उत्तर बंगाल टीएमसी के हाथ से फिसलता जा रहा है। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में इसने कुछ हद तक वापसी की थी, लेकिन फिलहाल के लोकसभा रिजल्ट से पता चलता है कि एक सीट कूच बिहार को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर इसका सफाया हो गया है।
जबकि बीजेपी ने इस इलाके में 6 सीटें जीती हैं। मालदा जिले में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने एक लोकसभा सीट जीती है। टीएमसी 12 विधानसभा क्षेत्रों में पीछे रही है। इसने 2021 के विधानसभा चुनावों में इनमें से 8 सीटें जीती थी। इनमें राज्य मंत्री सबीना यास्मीन की मोथाबारी भी शामिल है। यहां पर सत्ता पर काबिज पार्टी ने 45,688 वोटों से वो पीछे रह गई और चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और केएमसी पार्षद सजल घोष ने आरोप लगाया कि ज्यादातर टीएमसी के पार्षद आम लोगों को पसंद नहीं है। बीजेपी को उन जगहों पर ज्यादा वोट मिले हैं जहां पर वोटरों को खरीदा नहीं जा सका। शहरी इलाकों के लोग गांवों की तुलना में आर्थिक रूप से बेहतर हैं। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से इस वक्त घमासान मचा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।